नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जहां वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत की बहुत तारीफ़ की जा सकती है क्योंकि फ़ॉरेन पॉलिसी बड़ी रोबस्ट है, इस हुकूमत का बहुत सी चीज़ों के ऊपर बहुत करेक्ट स्टैंड है, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है इस हुकूमत की है, वहाँ ये तनकीद मसलसल बढ़ती चली जा रही है कि हुकूमत अपनी माशी पॉलिसी को, अपनी इकनॉमिक मैनेजमेंट को ठीक नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो बिजनेसेस हैं, पाकिस्तान के जो आम शहरी हैं, कारोबारी तबके हैं, उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। हुकूमत का फोकस सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस इकट्ठे करने पे है। हुकूमत को एहसास नहीं है कि मईशत जो है वो किस किस्म के मुश्किलात से दो चार है। इसी सारी बहस के अंदर एक नई बहस चल पड़ी है गुज़िश्ता चंद हफ्तों से। उस बहस का ताल्लुक है जब हुकूमत ने 2000 का मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जिसे मिनिस्टर मुराद सईद उसे हेड करते हैं, उसने सन 2000 का एक ऑर्डिनेंस, एक्सल लोड लिमिट ऑर्डिनेंस को उसको इन्फोर्स किया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बाकायदा तौर पे शुरू की। गुज़िश्ता 19 बरस में कभी भी इस ऑर्डिनेंस की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी थी। ये एक ऐसा ऑर्डिनेंस है जो ये कहता है कि सड़कों को नुकसान पहुंच रहा है जब कार्गो ट्रक्स अपनी लिमिट से ज़्यादा वज़न उठाते हैं। आप स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब आपको दिखा सकते होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक्सल लोड लिमिट्स जो हैं उन्हें वाज़े किया है, अपनी वेबसाइट्स पर रखा है, उसे सामने लेके आई है, जिसमें 2 एक्सल का जो लोड ट्रक है वो वाजे किया गया है। मैं आपको थोड़ा सा बताता भी चला जाता हूँ कि और ये इंटरनेशनल जो लिमिट्स हैं उन्हें यहाँ पे फॉलो किया गया है। जिसे अमेरिका की जो लिमिट्स हैं वो ये हैं कि अगर ट्रक जो है वो 4 व्हील का जो ट्रक है 2 एक्सल है, उसकी मैक्सिमम लिमिट 20 टन हो सकती है। जो 6 व्हील का ट्रक है उसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो 30 टन हो सकती है। और इसी तरह से मैक्सिमम लिमिट जो है अगर 12 का या 14 व्हील का जो ट्रक है उसकी मैक्सिमम लिमिट फिर 18 व्हीलर तक वो 40 टन हो सकती है। पाकिस्तान ने उसी किस्म की रोड लिमिट जो है एक्सल लोड लिमिट्स में उन्हें इम्पोज किया है, उन्हें इम्प्लीमेंटेशन को उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। अब उसे इम्प्लीमेंटेशन करने के नतीजे में जो पाकिस्तान की बिजनेस इंडस्ट्री है, ख़ास करके सीमेंट है, स्टील है, एडिबल ऑयल है, कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर है, ब्रिक किल्न है, वो सब ये शोर मचा रहे हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि इस इम्प्लीमेंटेशन के नतीजे में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत स्लो हो रही है। मुल्क में ट्रक इतने नहीं है, मुल्क में सिर्फ 3-3.5 लाख ट्रक है, जबकि कम से कम 2 लाख ट्रक्स की यहाँ पर कमी है। यहाँ पर इनलैंड वाटर ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल नहीं है, रेल सिस्टम जो है कार्गो को कैरी करने के लिए वो भी डेवलप नहीं है। चुनाचे इस इम्प्लीमेंटेशन को कई बरस के लिए डिले कर देना चाहिए। कुछ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लीडर ये कह चुके हैं कि हुकूमत से बात हो गई है और हुकूमत एक नोटिफिकेशन निकालेगी जिसके ज़रिए इस इम्प्लीमेंटेशन को रोका जाएगा। हुकूमत ने गालिबन जून में थोड़ी कोशिश भी की थी, लेकिन कुछ जो गुड्स ओनर्स हैं वो लोग कोर्ट में चले गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ऑर्डिनेंस पे रखी जाए। ये खासा गंभीर और कॉम्प्लेक्स किस्म का इशू है जिसका बहुत गहरा इफेक्ट है पाकिस्तान के बिजनेस पे, इंडस्ट्री पे। इसमें 2 किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू हैं। दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू मुझे इस वक्त स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं उवैस चौधरी साहब, जो जनरल सेक्रेटरी हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन के। उवैस चौधरी ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए जून में और वहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर हासिल किया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन पे कि आप इम्प्लीमेंटेशन को जारी रखें। वेरी वार्म वेलकम टू उवैस चौधरी साहब। दूसरी तरफ मुझे तारिक हलीम साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो चेयरमैन हैं शिपिंग एजेंट एसोसिएशन के, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को और इंडस्ट्री को बहुत सा उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस की है, उन्होंने ख़त लिखे हैं, खतूत लिखे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को, और उनसे इल्तिजा की है कि बिज़नेस जो है वो तबाह हो रहा है और इसे डिले किया जाए जब तक कि पैरेलल मैकेनिज्म जो है वो सामने हुकूमत ना ला सके। मुझे वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, वार्म वेलकम टू हिम। मुझे अशफाक तोला साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो माहिर माशियात हैं, मुझे DSNG लिंक से ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। सबसे पहले मैं बात शुरू करता हूँ उवैस चौधरी साहब से। उवैस चौधरी साहब, बिजनेस के जो कंसर्न हैं और जो उनके एतराज़ात हैं वो तमाम अखबारात में भरे पड़े हैं, वो क्या वजूहात हैं कि आपने स्टैंड लिया हुआ है कि हुकूमत को लोड लिमिट करनी चाहिए, जबकि इससे पहले माजी में जो ट्रांसपोर्ट बॉडीज़ थी उनका ये कहना था कि हम एक्सल लोड लिमिट को एग्री नहीं करेंगे और उस पर हड़ताल कर दी थी उन्होंने। बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं इस हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस अहम प्रोग्राम पे और इस अहम मौजू पे बात करने के लिए यहाँ पे बुलाया। दूसरे नंबर पे थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड है। ये कोई अचानक नया को कानून नहीं बन गया पाकिस्तान में, या अचानक से पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। इसकी बैकग्राउंड है, ये सन 2000 में कानून बना था और इस पर 12 कोशिशें हो चुकी हैं अमल दरामद की, लेकिन कोई भी कोशिश वो 12 साबित नहीं हो सकी। आखिरी जो बहुत बड़ी कोशिश हुई थी वो सन 2013 में हुई थी,
जब मौजूदा उस वक्त की हुकूमत ने इस पर अमल दरामद करवाना चाहा तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन उस वक्त ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की तरफ से आया था, क्योंकि ट्रांसपोर्टर उस वक्त ये समझ रहे थे कि पता नहीं ये हमारे को खिलाफ कानून आ गया या हमारा वेट रिड्यूस हो जाएगा तो उससे कुछ लॉस हो अब फ़र्क क्या पड़ा है? उस वजह से फ़र्क तो अब रोड्स की तरफ से ना हमारे लिए तो सबसे ट्रांसपोर्टर को क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टर को सबसे बेहतर जो चाहिए वो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बेहतर होगा क्योंकि हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं रोड्स के, हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इंसानी ज़िंदगी के। रोड के ऊपर चलेंगे तो हमें सेफ्टी चाहिए, रोड सेफ्टी, उस हवाले से हम बड़े स्टेक होल्डर बनते हैं। लेकिन ये कोई इशू सिर्फ ट्रांसपोर्टर का नहीं है, ये इशू तो है पूरे पाकिस्तान के आम आवाम का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में अपने ये डिक्लेयर किया है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, ये डिक्लेयर हो चुका है। तो अब आप पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर को पैसों में कैसे तोल सकते हैं? अभी मैं रिसेंटली मिसाल देता हूँ, कल हादसा हुआ एक जफरवाल में, वहां पे एक डंपर जिसको कानून के मुताबिक 27.5 टन वजन उठाने की इजाजत है, उस डंपर पे 50 टन से ज्यादा पत्थर लोड था। वो जा रहा था, रोड खराब होने की वजह से वो गिरा है, कल्टी हुआ एक रिक्शा के ऊपर। रिक्शा में 13 बच्चे सवार थे, वो भी एक ओवरलोडिंग की किस्म है, जिनमें से 7 बच्चे मौके पे जाँ बहक हो गए और बाकी इस वक्त जख्मी हैं। वो रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक हो गया जिसकी अभी 21 दिन पहले शादी हुई थी और उस रिक्शा ड्राइवर की 20 साल उम्र थी और वो घर का अपने का वाहद कफील था। अब मुझे बताया जाए कि ओवरलोडिंग है जो इस वक्त जिसकी मुखालफत की जा रही है वो किसी भी वजह से, हालांकि वो वजूहात भी ऐसी नहीं है कि वो मुखालफत उसकी की जाए। अब जिन लोगों के वो 7 बच्चे, जिस खानदान के वो 7 घर उजड़ गए हैं, जिनके वो बच्चे थे, इसकी सारी वजह आप समझते हैं कि सिर्फ यही है कि ओवरलोडिंग एग्जैक्टली, या ये है कि वो जो ट्रक है उसके एक्सल ठीक नहीं थे, उसकी मुरम्मत नहीं हुई थी, सिर्फ ओवरलोडिंग से सिर्फ ओवरलोडिंग थी, क्योंकि वो 27.5 टन उस पे होना चाहिए था वजन, लेकिन उस पे वजन उस वक्त 50 टन से ज्यादा था। क्या आप ये कहते हैं कि बुनियादी तौर पे जो 2 एक्सल ट्रक है, जो 4 एक्सल ट्रक है, 5 एक्सल ट्रक है, 6 एक्सल ट्रक है, ये बुनियादी तौर पे एक खास किस्म का लोड उठाने के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है उसका ब्रेकिंग सिस्टम काम नहीं करेगा, आप उस पर ओवरलोडिंग। मैं आम लोगों को समझाने के लिए सिंपल मिसाल दूंगा कि आप मोटरसाइकिल की बात करते हैं, आप अगर 2 उसमें सवारियां बिठाने की गुंजाइश है बैठने की, तो आप 4 लोगों को बिठा देंगे तो क्या वो ड्राइवर उसको कंट्रोल कर पाएगा? उसका ब्रेकिंग सिस्टम नहीं काम करेगा, हादसा होंगे और रोड तबाह होंगे। तारिक हलीम साहब, आपने इस पे बहुत वाज़ेह पोजीशन ली है। जो चीज़ अवैस चौधरी साहब बता रहे हैं वो खासी लॉजिकल लगती है, मंतकी लगती है, साइंटिफिक एविडेंस लगती है। हमने अमेरिका और बाकी सारी दुनिया के भी एक्सल लोड लिमिट के चार्ट्स निकाल के देखे हैं, वहाँ पर भी ऐसा ही है कि 20 मीट्रिक टन से 40 मीट्रिक टन तक अमेरिका में इजाज़त है। फिर जो एक्सेप्शनल केसेस हैं लीगल वेट लिमिट्स के, कोल रिसोर्स ट्रांसपोर्ट रोड्स के लिए वहाँ पर 40 से बढ़ा के 45, 55 और 60 मीट्रिक टन है, जो 18 व्हीलर्स तक ट्रक्स की परमिशन है। आप क्यों ये पोजीशन ले रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो इंप्लीमेंट करा रही है ये ना करवाए? थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर प्रोग्राम। पहली बात तो ये है कि एक्सल लोड जो रिजीम है उसके ख़िलाफ़ कोई नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि एक्सल लोड रिजीम इम्प्लीमेंट हो। सॉरी, it's the method in which it's being implemented. Sudden implementation is causing massive losses to the country. हमने हिसाब लगाया है, हमारे साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, they constitute about more than 150 million tons of cargo of the country. For example, cement is around 45 million tons. Fertilizer is 15 million tons, steel around 10 to 15 million tons, घी। इनको अगर आप खाली कैलकुलेट करें तो आज जिस तरह ये इम्प्लीमेंट किया गया है तो डायरेक्ट एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इम्पैक्ट जो है इट इज़ मोर देन 154 बिलियन रुपीज़। डायरेक्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट इम्पैक्ट इज़ मोर देन 154 बिलियन रुपीस। अब फर्टिलाइजर फील्ड में नहीं जा रहे। सो तारिक साहब, मैं अपने व्यूअर्स के लिए, नाजरीन के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। बुनियादी तौर पे आप ये कहते हैं कि जब ट्रक 50 या 60 मीट्रिक टन कैरी नहीं करेगा और वो 16-17 मीट्रिक टन या 20 मीट्रिक टन कैरी करेगा तो फिर ज़्यादा ट्रकों की ज़रूरत होगी और उसकी जो कॉस्ट है ट्रक्स की और उसका जो फ्रेट चार्जेस हैं, उसको कैरी करने के गुड्स ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं, वो बढ़ने लग जाएंगे और वो इंडस्ट्री को भी नुकसान है और कंज्यूमर को भी नुकसान है। ये आप कह रहे हैं? जी हाँ, हम कह रहे हैं इसको फेज आउट करना चाहिए लॉजिकली। इसको फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट। आपके अराउंड 100, देयर आर अराउंड 300,000 ट्रक्स इन द कंट्री।
more than 100,000 ट्रक्स जो है इनकी फैमिलीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। ये जो छोटे हैं 3 व्हीलर्स एंड 10 व्हीलर्स, दे वॉन्ट हैव वर्क, they will be outdated. This is a huge consequence. We are heading for a national disaster. Cost of living, cost of doing business increase हो जाएगा, आपके exports down होंगे, imports will be a problem. ज़रा इनसे मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ, if you don't mind, बड़े हमारे, he's a very knowledgeable person. ये जो 40 फुटर जो हैं हमारे, एक ट्रेंड है हैवी ड्यूटी 40, आई एम फ्रॉम द शिपिंग इंडस्ट्री बेसिकली, 40 फुटर हैवी ड्यूटी में कार्गोज इंपोर्ट भी हो रहे हैं और एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। हमारा सीमेंट, राइस जो हमारे मेन हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। दे कैरी 26 टन्स लोड प्लस अराउंड 2.4 टन्स इज द ग्रॉस वेट, 28 to 30 टन्स ये हमारे छोटे जो ट्रक हैं उठा के ले जा रहे हैं। और इनको अगर आप किस तरह मूव करेंगे, इन्होंने कभी प्लेस किया है एक 40 फुटर 20 फुटर हैवी कंटेनर को 40, जो आज हमारे पास मार्केट में 40 फुटर्स अवेलेबल हैं, आपको मैंने ड्राइंग्स भेजी हुई हैं, ज़रा प्लेस तो करके कोई दिखा दे। इट्स नॉट पॉसिबल। जी जी, यू कांट कट द कंटेनर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वैसे आप इसका जवाब जो जी सर तारक अलीम साहब सुन ले, अब आपका सवाल आ गया, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। आप इसका जवाब 4 तारीख को जो हमारी मीटिंग थी मिनिस्ट्री में, आप उसमें भी ले चुके हैं। आपको हमीद अख्तर साहब जो NTRC के चीफ हैं, उन्होंने बड़ी वजाहत से बताया था कि आप ये 40 जो आप 20 टन का नहीं, आप 20 फीट कंटेनर की बात कर रहे हैं ना, वो 30 टन का जो आप कह रहे हैं कि हम मंगवाते हैं। तो जनाब जब यही आप 20 फीट वाला कंटेनर दूसरे ममालिक में भेजते हैं तो वहाँ की एक्सेल पॉलिसी के मुताबिक आप भेजते हैं, उसके मुताबिक जो वहाँ पे है। किसी मुल्क में भी इतना वजन अलाउ नहीं है कानूनी तौर पे भी जितना पाकिस्तान में अलाउ है। जब आप यही कंटेनर्स एक्सपोर्ट करते हैं तो तब आप उनकी अकॉर्डिंग टू एक्सेल आर भेजते हैं। जब यहाँ पाकिस्तान में मंगवाते हैं तो चूंकि पाकिस्तान में तो कोई पॉलिसी इस वक्त है नहीं एक्सेल लोड की, तो उस वक्त आप इनमें ज्यादा वजन डलवाते हैं। इसके लिए आप 40 जो हमारी 14 व्हीलर गाड़ी है वो इस्तेमाल करें, वो इसको एग्री कर सकते हैं। नो तारिक साहब आप क्विकली अपना कमेंट करें, क्योंकि मैं अशफाक तौला साहब का पर्सपेक्टिव लेना चाह रहा हूं। क्विकली आप रिस्पॉन्ड करें इसके। आई डिसएग्री विद द जेंटलमैन। इंपोर्ट जब होता है, आजकल ट्रेंड, शिपिंग ट्रेंड क्या है, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट होता है ज़्यादा 20 फुटर हैवी ड्यूटी कंटेनर में। आप हैरान होंगे, सर्वे कर लीजिए कि जो शिपिंग लाइंस आर ब्रिंगिंग इन मोर 20 फुट हैवी ड्यूटी कंटेनर्स। इट्स अ कमर्शियल डिसीजन। और वहां से भी जो आते हैं वो इंटरनल मूवमेंट, आप सिंपल बता दें क्या दुनिया में किसी और मुल्क में इस गाड़ी को, सर मेरी बात सुने, आप चाहते हैं 30 फीट कंटेनर को अपना ये 20 फीट जो 30 टन वाला कंटेनर है उसको रिजिड 2 एक्सल गाड़ी पे मूव करना या 3 एक्सल गाड़ी पे। मुझे बताएं कि किसी दुनिया के किसी मुल्क में 3 एक्सल गाड़ी को 30 टन वजन उठाने की इजाजत है दुनिया के? अफगानिस्तान की मिसाल ले लें आप। अफगानिस्तान जब अपना माल भेजते हैं, अफगानिस्तान में जाता है, यहां से वो 1 ट्रक में जाता है, अफगानिस्तान के बॉर्डर से उसे 2 ट्रक में शिफ्ट किया जाता है। आप अफगानिस्तान में 1 kg वजन ज्यादा नहीं ले जा सकते, वहां पे इतनी रिस्ट्रिक्ट, इतनी सख्ती है एक्सेल लिमिट के हवाले से। तो आप जो आज़ादी अफगानिस्तान में आपको हासिल नहीं, जो आज़ादी आपको श्रीलंका में, बांग्लादेश में, इंडिया में, रशिया में, किसी मुल्क में आपको आज़ादी ये एक्सेल लोड अनलिमिटेड ले जाने की नहीं है, वो आप पाकिस्तान में क्यों चाहते हैं? हमारे इस वक्त जो असासे हैं $148 बिलियन के जो हमारे रोड्स हैं वो आपने खुले छोड़ दें इन गाड़ियों के लिए, तबाह करने के लिए। अशफाक तौला साहब, आप एक इकोनॉमिस्ट हैं, नेशनल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब यहाँ ये बड़ा दिलचस्प है, ये बड़ी अच्छी बात है कि इस मुल्क में उन इश्यूज पे डिबेट हो रही है जो जेन्युइन इश्यूज हैं पब्लिक पॉलिसी के, जिन पे डिबेट नहीं हुई है। हम तो यहाँ पर मजहबी इंतहा पसंदी पे, किसको जेल में डालना है, किसको नहीं डालना, इस किस्म के इश्यूज पे हमने बहुत वक्त गुजार दिया। यहाँ ये इशू है, एक तरफ रोड्स हैं, $150 बिलियन का रोड स्ट्रक्चर है जिसपे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कहती है कि हमारा 65 अरब रुपया लग जाता है उसकी मेंटेनेंस पे, फिर एक्सीडेंट्स होते हैं, पब्लिक सेफ्टी के इश्यूज हैं। दूसरी तरफ इकोनॉमी का एक जेन्युइन इशू है। फिर तीसरी तरफ यह है कि जो चीज़ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कह रही है वो दुनिया भर में भी वही स्टैंडर्ड्स हैं, अमेरिका में स्टैंडर्ड है, भारत में स्टैंडर्ड है, हर तरफ स्टैंडर्ड है, लेकिन फिर इंडस्ट्री जो है वो एडजस्टेड नहीं है। क्या आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मोहित। 2000 से एक ऑर्डिनेंस आया आपके पास और 19 साल तक ये इन अबेयंस रहा और इस पर कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ। और मैं आपको बड़े मादरत के साथ कह रहा हूँ कि उस वक्त हमारी ट्रांसपोर्टर लॉबी ये कहती थी कि जी हमारे लिए मुमकिन नहीं है
रीज़न ये देती थी कि जी हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना हमें इतनी कॉस्ट वारे में आएगी कि हम ये इनका ट्रक और ये लोड लेके जा सकें। उस वक्त भी रोड डैमेज होते थे, उस वक्त भी एक्सीडेंट होते थे, उस वक्त भी एक्सेल ज़्यादा और वो जो कम के जो इनके मामला आते हैं वो चलते रहते थे, और उस वक्त भी दुनिया में यही स्टैंडर्ड था। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी बिजनेस फ्रेटर्निटी उस वक्त कहती थी हाँ जी आप इम्प्लीमेंट कर दें इसको, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आज जब कानून इनके दरवाजे पे खड़ा हुआ और इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए आया तो उन्होंने कहा नहीं जी आज तो रोल रिवर्सल हो गया है। आप ये कह रहे हैं कि अब इंडस्ट्री मुखालफत कर रही है और ट्रकर्स कह रहे हैं, नहीं रोल रिवर्सल हो गया है, पोजीशन चेंज हो गई है। अब ट्रकर्स कहती है कि होनी चाहिए लोड पोस्ट और इंडस्ट्री कहती है कि नहीं होनी चाहिए। नहीं, गोल पोस्ट चेंज हो गए उनके दोनों के। मगर इशू देखिए, मैं अभी आपको एक चीज बता रहा हूं कि एक्चुअली इशू क्या है कि मैंने कुछ एक्सपोर्टर से भी बात की, जब आपके प्रोड्यूसर ने मुझसे बात की तो मैंने काफ़ी लोगों से बात की, उनका सबका यही कहना है कि देखें बात ये बिल्कुल सही है कि ये एक्सेल लोड नहीं होना चाहिए। जो भाई ने कहा अफगानिस्तान में 1 kg आप ऊपर नहीं लेके जा सकते, ना कहीं और आप लेके जा सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। मगर सवाल ये है कि क्या इस मुल्क के अंदर, क्या हमारे किसी भी बिजनेसमैन ने बिजनेस को देखते हुए क्या इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया कि उस लॉ को अबाइड बाई कर सके? ना हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्टर ने किया, ना हमारे ट्रांसपोर्टर ने किया। बात सिर्फ इतनी सी है कि इनको ये समझना पड़ेगा, हमारी इंडस्ट्री को भी और हमारे ट्रांसपोर्ट बरादरी को भी, कि प्लीज़ आप इसको जितना आप जल्दी इसको सेटल कर लें ज़्यादा बेहतर होगा। तमाम स्टेक होल्डर बैठ जाएं। लॉ अभी भी देखें, इनको 2 केसेस चल रहे हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और एक सिंध हाई कोर्ट में, ये 2 केसेस हैं, और दूसरे केस के अंदर भी स्टे नहीं है इनके पास। एक्चुअली मसला क्या है कि आप बैठ के एक मरतबा तय कर लें, क्योंकि सीमेंट की सिर्फ एक्स्ट्रा कॉस्ट मेरे जो दोस्तों ने बताई है वो $6 पर टन आ रही है। अगर $52 का वो बेचने जाएंगे और $6 में ऐड करता हूँ, $58 में आप नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, आपकी सारी एक्सपोर्ट उड़ जाएगी। तारीख की बात ये बिल्कुल दुरुस्त है, और भाई ये भी मेरे सही कह रहे हैं कि इनको भी इनके लोड के हिसाब से मिलना चाहिए, और मैं खुद इनके मुतालबे की मैं तायीद करता हूँ, और मेरा ख्याल है कोई भी बिजनेसमैन इससे इनकारी नहीं होगा। मगर हमें ये देखना होगा कि पूरा स्टफ़ हमारे पास मौजूद हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो, आपके पास बिल्कुल NHA आपके पास है उसको, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इनको इंश्योर करना होगा कि नहीं ये इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवर करें। और जब ज़्यादा ट्रक ये देंगे और एक्सेल लोड थोड़ा कम आएगा तो इनको हो सकता है कि किराए में भी कमी करनी पड़ेगी। आज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, आपका डिवैल्यूएशन हो चुका है, इसलिए आपको बारे में नहीं आ रही हैं चीज़ें, और आपका एक्सपोर्ट इस तरीके से नहीं चल पाएगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इनको, अगर ये गवर्नमेंट पे एतबार नहीं करते, मैं ये समझ रहा हूँ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बिल्कुल ऑर्डर सही है कि जी एक ऑर्डिनेंस जो चल रहा है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस था जो कि बाद में एक्ट बन गया, उसको एक्ट का दर्जा दे दिया गया, उसको आप सिर्फ एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत इन अबेंस नहीं कर सकते। आपको बैठना पड़ेगा और बिजनेस के मामलात को, एक्सपोर्ट के मामलात को, ट्रांसपोर्ट के मामलात को, शिपिंग के मामलात को टेबल पे बहुत जबरदस्त, दोनों तरफ बहुत जबरदस्त। अशफाक तौला साहब मेरे साथ रहिए, बहुत जबरदस्त अशफाक तौला साहब मेरे साथ रहिए। मुझे एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन। मैं समझता हूं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये डिबेट है, पब्लिक पॉलिसी की डिबेट है, ये उस किस्म की डिबेट है जो पाकिस्तान में रोज़ होनी चाहिए, पॉलिटिक्स में होनी चाहिए, टेलीविजन पे होनी चाहिए, होती नहीं है। बात यहाँ ये समझ आती है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अगर मीट करना है तो 19 बरस से पाकिस्तान की हुकूमत ने भी और पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने भी और पाकिस्तान की जो ट्रांसपोर्टेशन यानी अथॉरिटीज़ जो ट्रांसपोर्टेशन की पाकिस्तान के बिजनेसेस हैं, उन्होंने अपने आप को इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ एडजस्ट करने के लिए इकदाम उठाए नहीं हैं। अब जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई है, कहीं हुकूमत की फॉरवर्ड डायरेक्शन की वजह से, कहीं एक कोर्ट के हुक्म की वजह से, तो उसके नतीजे में बड़े प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खड़े हो गए हैं इंडस्ट्री के लिए कि कॉस्ट बढ़ जाएगी, इंडस्ट्री की कॉस्ट बढ़ जाएगी, कंज्यूमर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो बड़े सीरियस जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, इनका हल कैसे निकल पाएगा, इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, वेलकम बैक टू द डिस्कशन। मैं आपको ये बताऊं कि हमने इस डिस्कशन के लिए पाकिस्तान में इंडस्ट्री के जितने कैप्टन्स हैं, जो लीडर्स हैं, पाकिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो मुमताज़ बिजनेसमैन की शख्सियात हैं, उन सबको कांटेक्ट करने की कोशिश की। कोई ट्रैवल कर रहा था, कोई लंदन में था, कोई इन बिटवीन ट्रैवल था, कोई दुबई में था। गौहर एजाज साहब के साथ हमारा जो एक्सचेंज हुआ, गौहर एजाज साहब एक इंतहाई मुमताज़ शख्सियत हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री के, उनसे जो हमारा एक्सचेंज हुआ, उन्होंने ये सजेशन दी जो मैं स्क्रीन पे भी चाहूँगा प्रोड्यूसर सब दिखाएं। उससे मिलती जुलती ही सजेशंस जो हैं वो तारिक हलीम साहब ने जब प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा तो उन्होंने भी वो आर्गूमेंट्स वहाँ पे एयर किए। लेकिन गौहर एजाज साहब ने कहा कि 3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही दिलचस्प उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो इनलैंड वाटर ट्रैफिक है, कार्गो ट्रैफिक है, जो यूरोप में बहुत ज़्यादा है कि शिप्स जो हैं दरियाओं के ज़रिए कार्गो कैरी करते हैं, वो बिल्कुल डेवलप नहीं है, उसको भी डेवलप करने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने कहा कि जो रेलवे सिस्टम है दुनिया में, बहुत ज़्यादा गुड्स ट्रांसपोर्टेशन वो फ्रेट ट्रेन के ज़रिए होती है, कार्गो ट्रेन के ज़रिए होती है, उसको भी डेवलप करने की ज़रूरत है। और फिर सड़कों पर ट्रकिंग का जो सिस्टम है उसे भी बढ़ाने की और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इसके लिए टाइम चाहिए। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि 19 बरस गुजर गए, एक हुकूमत ने 2000 में जो ज़ाहिर मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने ये ऑर्डिनेंस निकाला और एक्सल लोड लिमिट उन्होंने दिए, और दुनिया भर में एक्सल लोड लिमिट हैं। हमारे नेबरहुड में अफगानिस्तान में भी हैं, हमारे वेस्ट में और हमारे ईस्ट में हिंदुस्तान में भी हैं, और ज़ाहिर है कि स्टैंडर्ड्स अमेरिका, यूरोप हर जगह हैं। तो ये अब फिर इसका हल हम कैसे निकाल पाएंगे, यहाँ से हम बात का आगाज़ करते हैं। तारिक हलीम साहब, जेन्युइन इशू है, मतलब इसमें एक साइड दूसरी साइड कर रही है, और मैंने पहले कहा कि मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी मसरत है कि आज पाकिस्तान में इन इश्यूज़ के ऊपर डिबेट हो रही है। गालिबन 2000 से आज तक हमारा बहुत बड़ा फेलियर है तारिक साहब कि हमने इन इश्यूज़ पे डिबेट नहीं की। आप एक साइड पे नहीं थे, गुड्स वाले एक साइड पे नहीं थे, गवर्नमेंट अभी भी नहीं आ रही। हमने बहुत कोशिश की NHA को, मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन को लाने की, मुख्तलिफ उन्होंने उज़र दिए कि नहीं अभी हम इसमें नहीं आ सकते। बहुत बड़ा फेलियर है कि गवर्नमेंट, सिविल सर्वेंट जो टॉप डिसीजन मेकर्स हैं वो नहीं आते, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देते, डरते हैं। बहरहाल तारिक हलीम साहब, अब बताएं आप क्या कहेंगे। Can I say a few things and can I complete what I am saying if you don't mind? Affected stakeholders को on board लेना चाहिए, उनके साथ बैठ के कंसल्टेशन करें आप। प्रॉब्लम यही रहा है कि दूसरे कंट्रीज़ में उनको कंसल्ट किया जाता है, जो प्लान्स बनते हैं आप साथ लेते हैं, जो अफेक्टेड पार्टीज़ को उनको साथ लेके चलते हैं। यहाँ प्रॉब्लम यही रहा है, किसी को कंसल्ट नहीं किया गया है, ठीक है, सडनली डिसाइड कर लिया गया। किसको कंसल्ट किया ये कहते हैं वी हैड ऑल द स्टेक होल्डर्स सिटिंग विद अस। आप लिस्ट उठा लें, आपको भेजी है हमने। Every single person said we were not consulted. Fertilizer was there, cement was there, rice was there, ghee was there, seeds were there, all the big boys were there, all the industrialists were sitting there, none of them had been consulted. This is the problem, the basic problem. आप लेके बैठे, आप एक phase out plan बनाएं, we are with you, but it has to be a progressive plan. अच्छा साथ साथ आप डेवलप करें रेल सिस्टम को। आप इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की इतनी स्टडीज़ रेडी हैं। आपको पता है चाइना का एक स्टेटमेंट है, दे मूव 700 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो बाय वाटर ट्रांसपोर्ट, एंड यू नो व्हाट द स्टेटमेंट इज, द ओनली वे वी बीन सक्सेसफुल इज बिकॉज ऑफ द चीप कॉस्ट दैट वी हैड ड्यू टू वाटर ट्रांसपोर्ट। दिस इज़ अ पब्लिक स्टेटमेंट, यू कैन चेक द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। यूरोप चले जाएं, जहाँ देखें इनलैंड, इंडिया ने शुरू किया, यू नो हाउ मच इंडिया इज मूविंग, दे स्टार्टेड रिसेंटली, more than 70 million tons of cargo they are moving. You think Pakistan can't move in 3 years time 50 million tons of cargo minimum आप उठा सकते हैं? आप डेवलप तो करें, ये खाली कह देना एक्सेल लोड इज नॉट एक्सेप्टेबल, लुक एट द लॉसेस। ये मैं इनसे रिस्पॉन्ड एक सेकंड आप रिस्पॉन्ड जरूर कीजिएगा ओवैस साहब। आप मुझे ये बताइए जो फिगर्स हमने दिए हैं, जो मुल्क को नुकसान होंगे, वो पढ़े हैं आपने? आप खाली मुझे ये बताइए, पढ़े आपने पेपर? वो आपने पढ़े हैं जो $150 बिलियन का, आप जो हमारे, मेरी बात सुने, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर $150 बिलियन का, जो उसको आप रिस्क पे ले रहे हैं। दूसरी बात आप कर रहे हैं ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, कैसे नहीं लिया गया? सन 2013 में इसको गवर्नमेंट ने कहां से ये फिगर लाए 150? इतनी जबरदस्त किस्म की मुजाहमत आई, क्या इनको बोलने दे, फिर कल मैं बात करूंगा। उस वक्त चूंकि ट्रांसपोर्टर मुजाहमत कर रहे थे, आप लोग बैकग्राउंड पे थे, आपको पता था कि ये मामला पाकिस्तान में नहीं होने वाला, आप खामोश रहे। अभी रिसेंट जो मूव हुई
हुई है, ये अचानक नहीं है। 2 साल से गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रही थी। आज चूंकि उनका वहाँ यहाँ पे नुमाइंदा मौजूद नहीं है, लेकिन आप ये एक्सेप्ट कर चुके हैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने ये कहा था। एक सेकंड जरा रुके। तारिक हलीम साहब ये कह रहे हैं कि 2000 से ये ऑर्डिनेंस आ चुका था, लेकिन जहनी तौर पे कोई तैयार नहीं हुआ। 2013 में ग़ालिबन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने इसको इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश की, फिर रेजिस्टेंस हो गई इंडस्ट्री की तरफ से, ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से, गाड़ियां वाड़ियां जली, हुकूमत फिर बैठ गई। तो यानी आइडिया तो था, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था, लेकिन आप लोगों ने उसको मेहनत नहीं की, एडजस्ट नहीं किया उसके लिए। ऐसे ही बिल्कुल। बट नहीं, isn't it the government's job to sit with the stakeholders and plan it out? Correct me if I'm wrong. हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? नहीं, बात में बड़ा वजन है, बात में बड़ा वजन है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अच्छा, अशफाक तौला साहब, दे शुड सिट डाउन विद अस, इट्स नेवर टू लेट। तारिक हलीम साहब की लिस्ट हमें आए बैठे। हाँ, तारिक हलीम साहब ने जी मेरे साथ रहिए। अशफाक तौला साहब, तारिक हलीम साहब ने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट हमें भिजवाई है, शायद प्रोड्यूसर साहब उसको स्क्रीन पे दिखा सकें, इफेक्टीज लिस्ट में, जिसमें पाकिस्तान के फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बहुत से लोग हैं, जिसके अंदर राइस के लोग हैं, जिसमें स्टील है, जिसमें सीमेंट है, जिसमें ब्रिक किल्न है, जिसके अंदर कोल माइनिंग की इंडस्ट्री है, और जिसके अंदर सीमेंट के बहुत से ग्रुप्स हैं, और वो सब कहते हैं कि हमें कंसल्ट नहीं किया गया। दूसरी तरफ से बात बिल्कुल वाज़ेह है कि 2000 से ऑर्डिनेंस था, 2013 में उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई। तो आप समझते हैं कि ये जो हुकूमती मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने लॉ तो निकाल दिया, ऑर्डिनेंस तो निकाला, लेकिन स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के जो नेसेसरी बेबी स्टेप्स लेने होते हैं कि आपने सड़कें इंप्रूव करनी है, आपने रेल कार्गो को इंप्रूव करना है, वाटर एंड लैंड के लिए काम करना है, ट्रक्स इंपोर्ट करने हैं, उसकी असेंबली या मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, उन सब चीज़ों पे काम नहीं हुआ। मतलब इस दिस क्या मेरी ये अंडरस्टैंडिंग ठीक है? आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है, मगर तारिक हलीम साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि उन्होंने 19 साल में कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, मगर 19 साल की उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना होने का फ़ायदा भी तो तारिक हलीम साहब के दोस्तों को ही हुआ है ना, ट्रांसपोर्टर को तो नहीं हुआ। और आज ये अपना, उनको भी 4 साल से ये मना कर रहे थे, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ट्रांसपोर्टर आपके मना कर रहे थे कि जी हमें नहीं करना, क्योंकि उनको समझ नहीं थी कि जी कि ये प्रॉफिट हमारा होगा। और अब इनको समझ आ रही है, तो ये भी बड़ी स्पीड में जा रहे हैं कि नहीं जी वो कल होने का है तो आज कर लीजिए इसको। अब एक्चुअली मसला क्या है कि ये आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जहाँ विन विन फॉर एवरीवन हो। तारिक हलीम साहब, मैं ब्रेक के फौरन बाद आपकी तरफ आऊंगा। मैं समझना चाहूंगा कि हम वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं, कैसे हम इसका एक हल निकाल सकते हैं, जैसा कि बहुत ही ब्रिलियंटली अशफाक तौला साहब ने बार बार कहा। आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं सीधा चलता हूँ तारिक हलीम साहब की तरफ, जो कि चेयरमैन है शिपिंग एजेंट एसोसिएशन के। तारिक हलीम साहब, ये जो अरिथमेटिक बताने की कोशिश कर रहे हैं अवैस चौधरी साहब, वो ये कहते हैं कि जो एक प्रोडक्ट मिलता है कहीं पर भी, वो सीमेंट की एग्जांपल ले लें, उसमें 2 से 3% तक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। अगर 400 रुपये की सीमेंट की एक बोरी है और 2% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो उसमें 8 रुपये की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। अगर 3% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है तो 12 रुपये की है। आप कहते हैं 40% इजाफा हो जाएगा। अगर 8 रुपये कॉस्ट हो, 40% इजाफा हो, तो 3 रुपये 20 पैसे फी बोरी इजाफा हो जाएगा। अगर 12 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है तो 40% का मतलब है कि 4 रुपये 80 पैसे इजाफा हो जाएगा। ये कहते हैं कि ये तो होना ही है इनेविटेबल डॉलर वगैरह की वजह से। अब आपका क्या रिस्पॉन्स? यू शुड, जो अफेक्टेड स्टेक होल्डर्स है ना, फॉर एग्जांपल ऑलरेडी फर्टिलाइज़र जो है 70 रुपीज़ अ बैग डायरेक्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट अफेक्ट हो चुकी है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सडन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सल लोड रिजीम। 70 रुपीज़ अ बैग मीन्स 1400 रुपये टन। जब ये फर्टिलाइज़र को इनपुट जाएगा तो आउटपुट बढ़ जाएगा, आउटपुट बढ़ेगा, आपको वेजिटेबल बढ़ जाएंगे, फूड आइटम्स बढ़ जाएंगे। दीज आर फैक्ट्स। ये सब बातें ना थ्योरी पेपर थ्योरी की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। मैंने अभी जहाज़ हैंडल किया था, उसके नॉर्मली दैट सेम शिप वुड हैव बीन ट्रांसपोर्टेड इन 1100 ट्रक्स। वी यूज 2300 ट्रक्स एंड इट टुक अस डेज टू कंप्लीट द शिप। हर जहाज़ की कोशिश होती है, द शिप्स कॉस्ट मनी। Am I right or wrong? These ships are costing $20,000, $25,000, $30,000 a day.
आप उस जहाज़ को पीटने लगे हैं। आज 4 से 5 दिन लग रहा है। आप फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से बात करें, आप हर सेपरेट इंडस्ट्री से खुद बात करें, उनको 4 से 5 दिन लग रहा है फर्टिलाइज़र अपना डिलीवरी में लेट हो रहा है। अगर ये इस तरह मेंटेन रहा, आपका क्रॉप फेलियर हो जाएगा। These people, they are very nice people. They don't realize the entire gravity of the situation. आपका स्टील बढ़ गया है, आपका सीमेंट बढ़ गया है। ये परसेंटेज छोड़ें, सीमेंट की प्राइसेस अफेक्टेड हो गई, डायरेक्ट इफेक्ट हो गया है। जो हाउसिंग, सस्ती हाउसिंग जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की है, उसके मेरे पास यहाँ फिगर्स हैं। यू विल बी शॉक्ड व्हाट विल बी द एक्स्ट्रा। वो सस्ती हाउसिंग नहीं रहेगी फिर। ठीक है, इनको फिगर्स दीजिए, हमने आपसे शेयर किए हैं। मुझे बहुत हमदर्दी है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट मी क्या चाहते हैं अभी हुकूमत ने तो जो 6 एक्सेल की गाड़ी है, मैं सर काउंटर सवाल पूछ रहा हूं ना कि 6 एक्सेल की जो गाड़ी है उस पर उन्होंने हुकूमत ने ऑलरेडी तकरीबन 60 मीट्रिक टन के करीब रखा है। आप क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम लिमिट कहां तक फिलहाल दे दी जाए? अगर 1 साल 2 साल मोहलत दी जाए तो क्या मैक्सिमम लिमिट दी जाए? अबाउट 100,000 ट्रक्स आप उनको बुला लीजिएगा, मैं बुलवा दूंगा। वो बेचारे, उनके चूल्हे बंद होने वाले हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी फैमिलीज विल बी अफेक्टेड। वो आपके साथी हैं जी, आप उन्हें बुला लेंगे तो वो आपकी प्रॉक्सी हैं। ठीक यार बेटा, तो बीच में नहीं बोलो, इफ यू डोंट माइंड। माय एज, मेरा थोड़ा सा टॉलरेंस लेवल खराब है। मेरी बात सुने, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेरी बात सुने। मैं आप एक मिनट खामोश रहिए, लेट मी कंप्लीट। ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है, ये पाकिस्तान के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने का मसला है। आप इसको पब्लिक इंटरेस्ट का तो ये मैटर है, आप मुल्क का नुकसान कराने जा रहे हैं। ये इंटरेस्ट है मंसूबे के तहत पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर, मोटरवेज का जाल बिछा दिया। क्या इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवरलोडेड गाड़ियों से तबाह करने के लिए छोड़ दिया जाए? हमें क्या आज तक हम लाहौर से जो इस पेशावर मोटरवे उस पे सफर नहीं कर सकते आज तक? सर, इनको पहले आप करवा लीजिए एक दफा। जब से वो मोटरवे बनी है तब से लेके आज तक वहां पे एक्सल लोड लिमिट नाफज है। यही वजह है कि वो मोटरवे आज भी अपनी असल हालत में है। रुके, अशफाक तौला साहब ये कह रहे हैं, तारिक हलीम साहब, मैं तो ये चाहता हूं कि वे फॉरवर्ड निकले अशफाक तौला साहब, लेकिन ये कहते हैं ट्रकिंग एसोसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो नई सड़कें बनी हैं, जो M1 M2 है, उसके ऊपर हैवी लोड के साथ 60-70 मीट्रिक टन या 100 मीट्रिक टन के साथ तो वैसे भी ट्रक नहीं चढ़ सकते। और ये पुरानी जो सड़कें हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड है, रीजनल सड़कें हैं, उनसे आते हैं। अब जैसे जैसे जाल बिछ रहा है मोटरवेज का, तो हेवीली लोडेड ट्रक्स उन मोटरवेज पे नहीं जा सकेंगे, बिकॉज उनके ऊपर जो अथॉरिटीज उनको मैनेज कर रही हैं, कहीं FWO है, कहीं कोई और अथॉरिटी है, वो नहीं आने देती ट्रक्स को इन सड़कों पे, इन मोटरवेज पे। ये बिल्कुल इनकी बात ठीक है, और ये बिल्कुल 19 साल से तारिक भाई एक मिनट, 19 साल से ये चला ही रहे हैं ना कि दूसरी ट्रकों पे, दूसरी सड़कों से जा रहे हैं। मसला ये नहीं है, देखिए मसला पूरा प्योर माशाल्लाह मुल्क के सारे ही वफादार मुहिब वतन है। मसला ये है, सुन लीजिए भाई, आप थोड़ा इत्मीनान रखा करें चौधरी साहब। हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि मसला मईशत का है और अपनी अपनी जेबों का है। ये कोई मसला, मैं आपको हकीकतन बात बताऊँ, 19 साल से यही सड़कें थी, यही ड्राइवर थे, यही एक्सल लोड थे, यही इंडस्ट्रिस्ट थे और यही ट्रकर्स थे। अब मसला ये है कि 19 साल के बाद जब इन्होंने अपनी पोजीशन को इवेल्युएट किया कि यार हम तो माशाल्लाह से 5 टाइम्स बड़े हो जाते हैं अगर ये पहले से निफाज हो जाता। तो अगर इनको ये पहले पता होता तो ये सड़कों का प्रॉब्लम 19 साल पहले आ जाता, वो आज नहीं आता। मसला ये है सारा कि देखें, जायज़ तरीके से इनके जो हक बनते हैं, मैं समझता हूँ विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन सेफ्टी मेजर्स, हमें इस मसले को थ्रू मीडिएशन, थ्रू आर्बिट्रेशन, थ्रू डायलॉग्स आपको ये करना पड़ेगा। ऐसे आप करने जाएंगे, सूट्स, काउंटर सूट्स, ये चलते रहेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि तारिक हलीम साहब या जो हमारी बिजनेस फ्रेटर्निटी है, इनको भी थोड़ा बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनको भी बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। मैं अपने आप को वॉलंटियर कर देता हूँ अगर ये समझते हैं कि वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू देम without going into any detail of without prejudice, I would say rather, आप कहेंगे तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से बिठा देता हूँ, जहाँ से बोलेंगे हम बैठ के, हम इनके स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करके हम एक वायबल सोल्यूशन निकाल के देने के लिए तैयार हैं। रुक जाए अब जरा चौधरी साहब, क्या ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन तैयार है कि
कि सर एक सेकंड रुकिए सर एक सेकंड रुकिए कि इंडस्ट्री जो है जिसमें प्रिंसिपली स्टील है, जिसमें सीमेंट है, एडिबल ऑयल है, उसके अंदर ब्रिक किल्न्स हैं, उनके साथ आप बैठें और इसका हल निकालें, और ये अदालतों से नहीं निकलने लगा। बिकॉज अदालत में तो एक लीगल पॉइंट आप उठाते हैं ना कि नोटिफिकेशन सही था कि नहीं था, तो आपको इसका हल निकालना है इन द इंटरेस्ट ऑफ द जॉइंट इंडस्ट्री एंड कंट्रीज इकोनॉमी। सर हम 4 तारीख को हमारी मिनिस्ट्री में मीटिंग हुई है, सारे इंडस्ट्री वाले, सारे ट्रांसपोर्टर वहाँ पे बैठे थे, वो 4 घंटे से ज़्यादा मीटिंग चली है, उसमें तमाम दलाइल दिए गए दोनों तरफ से। अब मसला इसमें मैं कह रहा हूँ, फिर उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टर के दरमियान ये मामला नहीं है, इसको आप देखें ये पब्लिक सेफ्टी का मामला है। मैं यहाँ पे सवाल रखना चाहता हूँ कि मैं दूर नहीं जा रहा, जो आज तक पिछले साल 2018 में 30,000 लोगों की बैठने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? सर हम क्यों बैठे, बैठने के लिए तैयार हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन मुझे बताएं हमारी रजामंदी के तहत ये मुल्क चलेगा अगर हम बैठ के फैसला कर लेते हैं? है ना कि इसका हल नहीं, अगर हम फैसला कर लेते हैं कि हमने 100 टन वजन उठाना है, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें नई मोटरवेज पे 100 टन वजन ले जाने की इजाजत देगी? इन्होंने ये कर्जा लेकर, इसमें 3 पार्टीज है, तीनों को बैठ के इसका हल निकालना पड़ेगा। एक इंडस्ट्री है जिसमें सीमेंट है, जिसमें एडिबल ऑयल है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, स्टील है, इसके अंदर ब्रिक किल्न्स हैं, दूसरी तरफ इसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, और तीसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, हुकूमत पाकिस्तान है। तीनों को मिलकर बैठना पड़ेगा, अदालतों से इसका हल नहीं निकल सकेगा। आप तैयार हैं बैठने के लिए, इसका हल निकालने के लिए? केपीके में बड़े प्रॉब्लम हुए हैं, मिनरल एक्सपोर्ट डाउन हो रहे हैं, मिनरल वालों से जरा एक दफा बात करिए बुला के, दे इन बैड शेप। पूरा केपीके शोर ये चीजें तो हमने मान ली ना, मान ली तारिक हलीम साहब, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हल तारिक साहब हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हर तरफ ही हो रहे हैं। स्टील को भी प्रॉब्लम है, सीमेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एडिबल ऑयल को प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रॉब्लम है, ब्रिक किल्न को प्रॉब्लम है, हल निकालना है। आप बैठने के लिए तैयार हैं? हल बहुत सिंपल है, अगर कोई सुनने को तैयार हो तो मैं हल सजेस्ट भी कर दूं। हल इतना डिफिकल्ट नहीं है। यू हैव टू टेक सर्टेन स्टेप्स, यू हैव, उसको रिविजिट करें आप पूरी सिचुएशन को। द लॉ नीड्स टू बी अमेंडेड, दिस इज आउटडेटेड, इसको आप पहले स्टेप में आप रिविजिट करें। आपके जो अभी जो ट्रक्स हैं उनको, यहाँ पे मैं सिर्फ एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा सर, सिर्फ एक सवाल का जवाब दें। क्या अफगानिस्तान में, क्या जहां पे आप दूसरे ममालिक के साथ बिजनेस करते हैं, जहां भी आपका माल जाता है, क्या वहां पे इससे ज्यादा वजन अलाउ है? मुझे इस पॉइंट का जवाब दे दे, सारे लोग आपको सुन रहे हैं। क्या आप किसी और मुल्क में इतना वजन ले जा सकते हैं जितना ऑलरेडी पाकिस्तान में कानून के मुताबिक इजाजत है? जहां पे आप 19 साल पहले अलाउड था, ये बता दो आप, इतना वजन आप उठाते हैं, तो पाकिस्तान में आप ये आजादी क्यों चाहते हैं? सिंपल। 19 साल पहले अलाउड था चौधरी साहब, ये बताएं। I want to complete, I don't want people speaking in between. आप रुक जाते हैं सर, आप रुक जाते हैं, मैं मसलसल आपको सुनने के लिए परेशान हूं, आप रुक जाते हैं, आप ये कहते हैं कि आवाज नहीं आ रही, आप रुक जाते हैं। आप प्लीज बात मुकम्मल करें। Anyway, सिर्फ 90 सेकंड रह गए, आप बात मुकम्मल करें तारिक साहब, प्लीज आप उनको बात there is a way forward. This law needs to be revisited in total. अपडेट करें, ये आउटडेटेड लॉ है, इसमें बड़े I have studied it, these people have not. उसको आप रिविजिट करें पहले, फिर ये आप स्टेक होल्डर्स, इसमें बहुत सारे ट्रकर्स जो हैं ना, दे विल बी अफेक्टेड, उनके चूल्हे बंद हो जाएंगे। उनके लिए आप वाई मीडिया निकालें, उनको नई ट्रकें कैसे दिलाएंगे, फाइनेंसिंग अरेंज करें उनको। यू हैव टू चेंज योर फ्लीट ऑल्सो। 20 साल नहीं होगा, अगले 20 साल अगर हम इन चीजों में जाएंगे तो जैसे 19 साल आज गुजर गए, अगले 20 साल और नहीं हम कर सकेंगे। हमें किसी ना किसी दिन इसका शुरुआत करनी होगी। एड हॉक, देखिए इस मुल्क में एड हॉकिज्म खत्म होना चाहिए, ये एड हॉक मेजर्स बंद होने चाहिए। आवर कंट्री विल नेवर मूव फॉरवर्ड दिस वे, वी हैव टू बी रियलिस्टिक। आज दिस कंट्री इज इन क्राइसिस टुडे, उसको हमने संभालना है। We have to be realistic. We have to move forward. देखिए एक सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे बार-बार कि क्या दुनिया में किसी और मुल्क में इतना वजन उठाने की इजाजत है? सर 2013 से लेके आज तक वक्त और गुजर जाएगा, हम इस पे अमल दरामद नहीं कर सकेंगे। अगर हमने आज माना तो कभी नहीं होगा। वक्त हमारा खत्म हो गया। हम सुपर पावर हैं, काबुल सुपर पावर है क्या? ज्वाइन करने का बहुत ही अहम ये डिस्कशन है। एक तरफ पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की इंडस्ट्री है जिसमें सीमेंट है, जिसमें एडिबल ऑयल है, जिसके अंदर स्टील है, जिसके अंदर ब्रिक किल्न इंडस्ट्री है, वो सब मुतासर हो रहे हैं। इशू बड़ा जेन्युइन है। जेन्युइन इशू वही होता है जहां तमाम स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट बड़े वेल डिफाइंड हों। यहाँ इंटरेस्ट बड़े वेल डिफाइंड हैं।
हुकूमत को दोनों इंडस्ट्री के जो हिस्से हैं, ट्रांसपोर्ट और जनरल इंडस्ट्री, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उनके साथ बैठना होगा, इसका हल निकालना होगा। शायद इसमें कोई 1 साल या 1.5 साल या 2 साल की लिमिट निकालनी होगी, शायद लिमिट्स को कोई एडहॉक बेसिस पे कुछ करना होगा, कुछ हल निकालना होगा। बहरहाल अल्टीमेटली पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तरफ जाना ही पड़ेगा। अगर अफगानिस्तान जैसा अंडर डेवलप्ड कंट्री इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की तरफ है, हिंदुस्तान है, तो फिर पाकिस्तान को भी बिलखर जाना होगा। लेकिन इस वक्त इंडस्ट्री का जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, जिसमें एडिबल ऑयल है, जिसमें स्टील है, जिसमें ब्रिक किल्न है, जिसमें सीमेंट है, उसका हल बहरहाल निकालना पड़ेगा। आज इतना ही नाजरीन, फिर आपसे कल मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।